हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग बीएससी का सेक्शन 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्ट्स जो है यहाँ पर रेलेवेंट होने वाले। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग रेलेवेंसी पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग ये देख रहे थे, हम पूरा लिस्ट पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, समझ आया। तो उसके अंदर अभी हम लोगों ने इससे पहले अलग अलग चीज़ें पढ़ी, तो इसी लाइन में हम लोग आगे जाएंगे। अब देखेंगे कि और क्या चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि देखो जो एविडेंस होता है वो किसका दिया जाता है, उन चीज़ों का जो कि रेलेवेंट होते हैं। और रेलेवेंसी कैसी होनी चाहिए, लीगल रेलेवेंसी होनी चाहिए, लॉजिकल रेलेवेंसी नहीं, है ना। मैं आपको हर बार स्टार्टिंग में बताती हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा एंड दोस्तों वॉचिंग फर्स्ट टाइम उनके लिए एकदम अचानक से कुछ हैवी भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो रेलेवेंसी कैसे, लीगल रेलेवेंसी, है ना। लॉजिकल रेलेवेंसी से हमें मतलब नहीं है, हमें लीगल रेलेवेंसी से मतलब है। लीगल रेलेवेंसी मतलब जो चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है रेलेवेंट, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट आई मीन बीएससी में जो बीएससी में जो चीज़ें रेलेवेंट मेंशन्ड है ना, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसे ही रेलेवेंट मानेगी। जो रेलेवेंट होगा, है ना, कोर्ट उसी में से कुछ चीज़ों को फिल्टर करेगी और वो एडमिसिबल होगा। जो एडमिसिबल होगा वो क्या कहते हैं कि कोर्ट उसके बेसिस पे जजमेंट देगी, ऑब्वियसली, है ना। वो कोर्ट के रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा, उस केस के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो इसी लिस्ट में हम लोग आगे बढ़ते हुए सेक्शन 7 पे हैं बीएससी में। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कौन कौन से फैक्ट मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रिलेवेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ जो रिलेवेंट है वो 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ों का लिस्ट है ना। मैं इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो बात करता है क्या चीज़ रिलेवेंट है, तो कोई भी फैक्ट जिससे कि एक्सप्लेन किया जा रहा है या फिर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फैक्ट इन इशू को या फिर रिलेवेंट फैक्ट को, है ना। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कभी क्रॉस एग्जामिनेशन देखना, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अच्छा तो आप उस टाइम क्या कर रहे थे, कैसे थे। ऑल्दो हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन का फैक्ट क्या ही मतलब इसकी क्या ही वैल्यू होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सपोज कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको देख के इंटरव्यूअर क्या करता है, इनिशियली क्या करता है, या फिर आप सपोज किसी नई क्लास में गए, टीचर क्या करती है इनिशियली, आपको ऑब्जर्व करती है ना। यही होता है ना, इनिशियली आपको देखते हैं कि आप कैसे हो। इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तो आप वो इंटरव्यूअर आपको देखेगा कि आप कैसे हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछ के वो पता लगाता है ना। अब उसी से वो जो है उसी के अराउंड वो सारे क्वेश्चंस पूछेगा। सेम ऐसा ही होता है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट पूछा गया, ठीक है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग के ही कुछ अगर अच्छा एडवोकेट रहता है तो उसे स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस पूछ के पता चल जाता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही पूछ के पता चल जाता है कि अब इससे क्या पूछना, क्या क्या ये उगल सकता है, क्या नहीं उगलेगा, किस तरीके से क्या पूछना है, ठीक है, क्या अप्रोच अपनाना है। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन क्या है, देखो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट दोनों की बात करी जा रही है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट दोनों की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इलस्ट्रेशन ए जो है इसी की बात करता है। वो क्या कहता है कि प्लीज बेरक ले लो और रीड करो मेरे साथ, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो विल है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो विल ए ने बनाया है या नहीं बनाया है। तो ए की क्या प्रॉपर्टी थी, है ना, उसकी फैमिली का क्या था जिस दिन विल बनाया गया, वो सब क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। एक तरीके से इंट्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं सारी चीज़ें, है कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी है और एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। एक और मैं आपको बताती हूँ, इलस्ट्रेशन सी देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ए जो है उसे अक्यूज़ किया गया और क्राइम के लिए, फिर क्राइम के बाद तुरंत जो है ए एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है। ए क्या करते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाता है। अब ये जो चीज़ है ये रेलेवेंट हो जाएगा। रेलेवेंट क्यों हो जाएगा, एक तो देखो इस वजह से रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपने जैसे सेक्शन 6 में पढ़ा होगा बीएसए के, सब कंडक्ट पढ़ा था कि जो कंडक्ट होता है पार्टीज का, कंडक्ट पास्ट हो, प्रेजेंट हो, सब्सिक्वेंट हो, रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पे वो पर्सन अब्सकॉन्ड कर जाता है ना, तो वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होगा, वो रेलेवेंट होगा, सेक्शन 6 के अंदर होगा, है ना। लेकिन फैक्ट जब उस टाइम जब उसने घर छोड़ा, उसका कोई सडन और अर्जेंट बिजनेस था, कुछ काम भी तो हो सकता है, ऐसे ही थोड़ी भगा होगा, है ना। तो जिस जगह पे वो गया वहाँ पे उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत अर्जेंट काम था, वो रिलेवेंट है ना। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है फैक्ट, ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है फैक्ट, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने
घर सडनली क्यों छोड़ा। बिजनेस की जो डिटेल्स हैं, है ना, वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना ज़रूरी है ये दिखाने के लिए को क्या था, सडन एंड अर्जेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। तो देखो समझ आया इसके अंदर क्या हुआ, ए था, ये बोला गया उसने क्राइम किया, अब खुद रीड करना, ठीक है, बोला गया ए ने क्राइम किया, ठीक है, तो ए कहता है कि ठीक है ना, ए भग जाता है ना, अब्सकॉन्ड कर गया। अब सवाल ये उठा कि अब ये सेक्शन 6 के अंदर तो रिलेवेंट होगा ही, बीएसए के सेक्शन 6 में रिलेवेंट होगा, कैसे रिलेवेंट होगा, बिकॉज इट इज़ कैसा कंडक्ट है ये, है ना, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, कंडक्ट रिलेवेंट होता है, जैसा हमने पढ़ा था सेक्शन 6 में, थोड़ा सा रिकॉल करो, है ना, 3 तरीके के कंडक्ट हमने पढ़े थे, तो रिलेवेंट होगा, लेकिन वहाँ पे उसका कोई सडन और अर्जेंट बिजनेस है, ये क्या होगा, कोई ज़रूरी काम था, ये भी क्या होगा, रिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एब्सकॉन्ड किया, है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, रिलेवेंट होगा, ठीक है, क्लियर। अब चलो दूसरा क्या है, फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट एनी इन्फेरेंस, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो, सपोर्ट या रिबर्ट एनी इन्फेरेंस करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कोरोबरेट करना, ठीक है, मतलब आपका कोई भी, जैसे इधर लिखा है कि किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को क्या कर रहा है, मतलब फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को देख के हमें क्या कहते हैं कि जो इन्फेरेंस आ रहे हैं, है ना, वो उसे सपोर्ट कर रहा है या फिर रिबर्ट कर रहा है, वो सारे फैक्ट्स क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो सपोर्टिव एविडेंस इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोबरेट करना बोलते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जो कोरोबरेशन है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन 160 में मेंशन्ड है ना, कोरोबरेशन, लेकिन नहीं, सबसे पहली बार कोरोबरेशन कहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सबसे पहली बार सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है कोरोबरेशन में। कब बोला जाता है कि कोरोबरेशन जो है वो रिलेवेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट कोरोबरेशन के बारे में मेंशन करता है, तो देखो एज सच तो नहीं मेंशन करता, क्योंकि अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट, आई मीन टू से बीएसए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन 139 पढ़े बीएसए का, तो वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए, ये रिलेवेंट नहीं है। तो इसे एक बात तो समझ आ गई कि जो कोरोबरेशन है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है ना, वो क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी आपके पास एविडेंस है ना, आपको उसे कोरोबरेट करना ही है, नहीं, ये क्या है, रूल ऑफ प्रूडेंस है, ठीक है। अब इस रिगार्ड में कोरोबरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके पास, आपको 2 सेक्शन लिखने हैं, ठीक है, बीएसए के सेक्शन 7 लिखना है बीएसए का, और कौन सा लिखना है, जस्ट मैंने आपको भी बताया था, सेक्शन 160 लिखना है बीएसए का। ये दोनों बात करते हैं कोरोबरेशन के बारे में, क्लियर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन एक एक करके, है ना, सारे। उसके बाद आता है तीसरा, जो कि आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होता है, अब आइडेंटिटी 2 चीज़ों की यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करी गई, किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की। यहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, क्लियर। अब यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बताने से पहले या आइडेंटिटी ऑफ थिंग बताती हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग की बात करूँ तो वो इतना कोई बोले तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन होता है प्रूफ करना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी नॉर्मली ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी नहीं प्रूफ करी गई, प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी नहीं प्रूफ करी गई तो क्या होगा, वो ट्रायल का पार्ट नहीं होगा, है ना, ट्रायल का पार्ट नहीं होगा, तो फिर क्या कहते हैं कि वो मतलब इसके बेसिस पे हमारा जजमेंट भी होगा, जजमेंट नहीं होगा तो मतलब क्या है, ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसकी आइडेंटिटी को प्रूफ करें। प्रूफ कौन करता है, कौन प्रूफ करेगा, है ना, तो जो कोर्ट में क्लेम करता है ना, जो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे, है ना, कि ये यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये कार है, अब मैं चाहती हूँ कि कोर्ट बिलीव करे कि यही वो कार है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं प्रूफ दूंगी ना, कोई सामने वाले इंसान क्यों देगा प्रूफ, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, इससे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन एंड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। चलो अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड देखते हैं। हम आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन की यहाँ पे बात करें, आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग समझ आ गया, ये मैं बता रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, बाकी सब तो है इम्पॉर्टेंट लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया तो मान लो पूरा सेक्शन ही समझ आ गया। अब देखो किसी भी देखो चाहे प्रॉपर्टी हो, है ना, हमने किसके आइडेंटिफिकेशन की बात करी, 2 चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन की बात करी, प्रॉपर्टी और पर्सन। चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे पर्सन हो, दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन के बिना उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो रिलेवेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो
अब अगर आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ना है, उससे पहले आप जानो कि हमें अगर क्या कहते हैं कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है, तो क्या क्या तरीके हैं। आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के किसी पर्सन के कुछ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। समझे मेरी बात। आइडेंटिटी किसी पर्सन की इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो पहला तरीका ये है कि अगर मान लो जो विटनेस है वो जानता है, उसे नोन है, ठीक है, मतलब उसने क्राइम जो है जहाँ पे हो रहा है उसने बोला कि अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, तो वहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उसे जानता है ना। वो कहेगा अरे ये तो इधर रहता है ना, ये तो इस कॉलोनी में रहता है ना, ये तो इस फ्लैट नंबर में रहता है, वो ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसे पता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टेस्टिमनी इज सफिशिएंट। समझ आ रही है ना मेरी बात। बहुत ध्यान से सुनो, है ना। अभी देखो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको आंसर लिखने में, ठीक है। अगला क्या है, ओपिनियन एविडेंस हो सकता है। ओपिनियन एविडेंस मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओपिनियन एविडेंस मैंने आपको बता रखा, हम लोगों ने पहले पढ़ा क्या, बड़ा ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है। फिंगरप्रिंट्स हो गया, फुटप्रिंट्स हो गए, है ना, डीएनए हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें इतना कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, मैंने ये पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि अगर मान लो हम लोग देख सकते हैं कि जो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, कि अच्छा इसकी हाइट इतनी है ना, इसका कम्प्लेक्शन ऐसा है ना, ये तो तिलक लगाता है, ये तिलक नहीं लगाता है ना, ये बुर्खा पहनती है, ये साड़ी पहनती है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला है, लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसी आती है कि जो विटनेस है ना, वो अक्यूज्ड को वो जानता तो नहीं है, ठीक है, जानता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उसने उसकी शक्ल देखी और वो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसे देखूंगा ना, आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। मैं इसे जानता नहीं हूँ, ठीक है, कुछ नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन मैं उसकी शक्ल बहुत क्लियरली देखी है। मैंने देखा है कि उसके चीक्स जो हैं उस पर मोल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो इंसान जो है वो डार्क कलर का है ना, उसके बाल जो हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसके हाथ जो हैं बहुत लंबे हैं, है ना, उसकी एक आई डिफेक्टेड है। तो पर्सन साफ साफ बोल रहा है कि मैं उसे क्या कहते हैं कि रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, मैं जानता नहीं बट आई कैन रिकॉग्नाइज। यहाँ पे आ जाता है हमारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, किसके सामने, पुलिस करती है क्या, ना ना ना, पुलिस नहीं करती, पुलिस स्टेशन में भी नहीं। कहाँ पे होता है ये होगा मजिस्ट्रेट के सामने। क्यों पुलिस क्यों नहीं करती, इसके लिए सेक्शन 181 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो सेक्शन 162 CRPC, ठीक है, जो भी आपको लगे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो किसके सामने होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। और मैजिस्ट्रेट बेसिकली से कहाँ पे करता है, नॉर्मली जेल में करता है। पुलिस के सामने हो रहा है तो उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। बाद में बस अगर पुलिस के सामने रहता है तो एकदम ही वैल्यूलेस नहीं हो जाता है, बस कॉन्ट्रडिक्शन के काम आता है, इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं रहती जो कि एक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, तब उतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू रहती है, ठीक है। अब देखो केस लॉ पढ़ते हैं। अब महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, इस केस में क्या बात बताई गई, आई होप आप लोग को समझ आए, है ना। तो महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के में ये बताया गया कि पर्पस क्या है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का, ठीक है। तो ये बताया गया कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, एक तो विटनेस की मेमोरी चेक करना, है ना, क्यों बता पा रहा है या नहीं, और दूसरा क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का टूल है ना, जस्ट ए, तो इन्वेस्टिगेशन का जस्ट ए टूल है, फिर भी इसकी इतनी वैल्यू है, इसके बारे में इतना ध्यान दे रहे हैं। हाँ देखो, जब क्राइम होता है ना, क्या किया जाता है, जैसे ही क्राइम होता है उसके बाद हमें तुरंत से तुरंत टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा लेना चाहिए, डिले नहीं कराना चाहिए, ठीक है। डिले क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी चली जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि मान लो जो विटनेस है उसे हम अक्यूज दिखा देंगे ना कि देखो ये अक्यूज है और तुम इसे पहचान लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि विटनेस कैसा है, उस ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती है, ठीक है। कहाँ पे कहा गया था, ये दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बात कही गई थी। फिर आगे देखो क्या होता है। अब इससे ये होता है ना कि जैसे ही क्राइम हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने ये विटनेस ने जो है उसने क्या कहते हैं कि विटनेस का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ, ठीक है। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या होगा बाद में, अभी तो ऐसा उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
है ना। लेकिन बाद में जब कोर्ट में जब ये बात आएगी तो कोर्ट में अंडर ओथ होता है, टीआईपी ओथ के अंडर नहीं होता है, कोर्ट में अंडर ओथ होता है। तो वहाँ पे जो विटनेस ये बात बोलेगा उसे हम लोग ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ था तुरंत क्राइम के बाद उससे कोरोबरेट कर सकते हैं, है ना। कि उसने तब भी यहाँ पे ये बोला था और आज भी यही बोल रहा है, तब उसने कुछ और बोला अब कुछ और बोला। क्योंकि देखो ये जो बात है कोर्ट के सामने ओथ लेने वाली बात, वो तुरंत नहीं आती है, क्राइम के बाद कई सालों का समय लग जाता है। तो ये बात श्योर है, ये बात कोई भी प्रूडेंट इंसान ये साफ साफ ये बात कहेगा कि अगर, है ना, कि अगर इतना समय लग रहा है तो विटनेस जो है वो पक्के से जो है अक्यूज को देख लेगा, है ना। इनफैक्ट प्रैक्टिसेस तो ऐसी भी चलती हैं, नॉट गोइंग मच इनटू दिस, लेकिन क्या कहते हैं कि विटनेस को फोटोज वगैरह दिखाई जाती हैं। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, है ना। यू कैन स्टडी अबाउट दिस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। फिर क्या कहते हैं कि एक केस में, है ना, एसवी मदार, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है ना। एसवी मदार, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा सुनो, देखो बस अगले कुछ मिनट में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस केस में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो ये ध्यान रखे कि जो अक्यूज है वो विटनेस को नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब उसे पहले से मतलब नहीं आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है, ठीक है। और फिर ये भी देखा जाए कि जो वो है अक्यूज उसे हैंडकफ्स वगैरह में ना लेके आए, है ना, और उसे छुपा के रखा जाए बेसिकली, ठीक है। वरना क्या होगा, विटनेस को तो पता ही चल जाएगा ना। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद एक केस है मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, है ना। इस केस में ये बोला गया कि अगर हम लोग बोले कि जो डिले होता है हमेशा फैटल नहीं होता है, ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ कुछ रीज़न की वजह से डिले हो सकता है, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने में और जब क्राइम हुआ, है ना। वैसे तो तुरंत होना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही वो डिले फैटल प्रूफ होगा हमारे केस के लिए, है ना। अगर हम ये दिखा दें कि विटनेस के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि वो एक्यूज को देख सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब पता चला ना कि मतलब होता क्या है, कि जो विटनेस है वो कह रहा है कि मैं इसे रिकॉग्नाइज कर लूँगा। विटनेस क्या कह रहा है, आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, ठीक है। तो होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। और इसकी वैल्यू क्या कैसे होता है, ये कोशिश करी जाती है कि क्राइम के तुरंत बाद हो। प्लीज सुनते रहो, मैं समराइज कर रही हूँ, ठीक है, डिले ना हो ज़्यादा। और कौन कराएगा इसे, मैजिस्ट्रेट कराएगा। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, मतलब प्रोबेटिव वैल्यू क्या है। तो इसकी प्रोबेटिव वैल्यू बेसिकली यही है कि अगर जब मजिस्ट्रेट जब तक कराता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उसका जस्ट कोरोबरेटिव वैल्यू होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तब वो क्या होता है, कोरोबरेटिव वैल्यू। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि 4-5 साल बाद तो कोई भी साफ साफ ये बात कहेगा ही ना कि विटनेस उसे एक्यूज दिखा दिया गया है ना। तो क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में उसकी कोरोबरेटिव वैल्यू होती है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में ये जब बात आती है ना, और वो विटनेस जो है वो ओथ ले लेता है, ठीक है, ओथ के अंडर ये बात कहता है, ठीक है, और फिर हम इसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से क्या करते हैं, कोरोबरेट करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। ऑल्दो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दिख रही, लेकिन 4-5 साल बाद ये निखर के आता है, ठीक है। फिर एक हमारे पास एक केस है ना, जैसे इसमें भी यही सब बातें कही गई थी, एससी भारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इस केस में ये कहा गया कि अगर जो विटनेस है, ठीक है, वो अक्यूज को पहली बार कोर्ट में आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, 4-5 साल बाद क्राइम हो गया, 4-5 साल बाद चीज़ आती है, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है ना, क्योंकि उसने बोला कि मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है, तो फिर क्या कहता है कि मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। तो क्या मेमोरी इतनी फ्रेश रहेगी, मतलब उस इंसान को जानता नहीं है, वो 5 साल बाद भी उसे याद रख पाएगा, या तो एकदम ही अजूबा करेक्टर हो तो याद रखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले दिखा नहीं सकती क्या पुलिस, क्या इतनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे एकदम वैल्यूलेस हो जाता है और पहली बार आके कोर्ट में आइडेंटिफाई करता है ना। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साफ सीधी बात है, दिखा दिया गया होगा उसे, ठीक है। तो वैसे बोला जाए तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो स्पॉट पे ही पकड़ा गया है एक्यूज, तो फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या करवाने की ज़रूरत, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब फाइनली से हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कन्विक्शन की मैं बात करूँ, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे, लेकिन इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरोबरेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरोबरेटिव वैल्यू। देखो मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी, है ना, अभी मैंने जस्ट समराइज़ किया, है ना, फालतू में वीडियो की लेंथ बड़ी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
समझ आ गया ना? बहुत ही आसान है, कैसे नहीं समझ आया होगा? समझ आया होगा, मुझे पता है। चलो अब चलो तो 3 चीज़ें समझ आ गई ना, कौन सी चीज़ों का हम लोग दे सकते, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट होंगी, है ना? तो सबसे पहले क्या है कि जो कि हमारे किसी भी मतलब जो फैक्ट इन इश्यू या फिर रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर इंट्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि हमारे फैक्ट इन इश्यू रिलेवेंट फैक्ट से जो इन्फरेंस निकल के आ रहा है उसे सपोर्ट या फिर रिवर्ट करे। यहाँ पे हमने कोलैबोरेशन की बात करी, यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोगों ने जोड़े हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? आइडेंटिटी, है ना? जो भी चीज़ आइडेंटिटी बता रही है वो भी रिलेवेंट है। आइडेंटिटी किसकी? थिंग और पर्सन की। तो पर्सन का हम लोगों ने अंदर क्या पढ़ा? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़े, ठीक है। फिर 4th चीज़ जो है वो, अगर कोई चीज़ टाइम एंड प्लेस फिक्स करते हैं, क्योंकि टाइम एंड प्लेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो कि फैक्ट इनिशियल रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड टाइम एंड प्लेस को फिक्स कर रही है ना। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर एम्फोसाइज कर रही हूँ, ठीक है। आपको पढ़ के जस्ट समझ आ जाएगा, आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे ना आप लोग को समझ आएगा। आई वॉन्टेड टू रीड द इलस्ट्रेशन, लेकिन जस्ट उसे रीड कर रहे हैं, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जहाँ इलस्ट्रेशन समझाने वाला आता है मैं खुद रीड करती हूँ, ठीक है। आप उसे रीड करना, क्योंकि फालतू में आपका ही टाइम वेस्ट होगा और इस बहाने आप डायरेक्ट भी देखोगे, ठीक है। फिर 5वां क्या है? जो कि पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही 5 चीज़ें थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है, बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर एक लिस्ट निकालने हम लोग बैठ जाए क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है, बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट है ना। इन्हीं चीज़ों को तो बस थोड़ा मतलब स्क्रूटिनाइज करके पढ़ना, और क्या ही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ पूछना हो, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी, है ना। ठीक से रीड करो और अपने पॉइंटर्स बनाओ, स्केलेटन नोट्स बनाओ, है ना, और अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।